तो कल हम लोगों ने मार्किंग कर ली थी, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक तक। आज एक्सो और एंडो के आगे मूव करते हैं। तो जहाँ से हमारी ये मार्किंग शुरू होगी उस टॉपिक का नाम है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर कैन यू टेल के नाम पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, उन रिएक्शंस को तुमको क्लासिफाई करना है, बराबर। जैसे पहला कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन, सेकंड आयरन आर्टिकल्स अंडरगोज रस्टिंग, इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स टू फॉर्म सॉइल, अल्कोहल इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ईस्ट एंड ग्लूकोज, ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। इसमें आपको इनको क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड, यानी कि कौन सी रिएक्शन स्लो रिएक्शन है और कौन सी रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, किसको बहुत जल्दी जिसकी रिएक्शन हो गई और कौन सी है जिनको होने में बहुत वक्त लगा। खैर, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बट ये वो रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस को हमने हमारी पर्सनल लाइफ में देखा है या फिर उसके बारे में सुना है। जैसे कुकिंग गैस स्टार्ट्स बर्निंग ऑन इग्निशन। अगर तुम गैस ऑन करते हो घर का, तो ऐसे केस में क्या ऐसा होता है क्या कि गैस ऑन करने के 2 महीने बाद, 20 मिनट बाद, 4 घंटे बाद आप लोगों का गैस निकलता है बाहर ब्लू ब्लू कलर का? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इट मीन्स दैट एज सून एज तुम वो स्टार्ट करते हो गैस का प्लग, तुरंत गैस बाहर आती है। तो ये बेसिकली आप लोगों की कैसी रिएक्शन हुई? दिस इज़ योर फास्ट रिएक्शन। बल्कि फास्ट भी कहाँ है, तो वेरी फास्ट रिएक्शन हुई, ठीक है। ये तो आप लोगों की बहुत ही वेरी फास्ट रिएक्शन हो गई। डन। अच्छा, आगे आयरन पार्टिकल्स अंडरगोस रस्टिंग। देखो, रस्टिंग ऐसी नहीं होती कि आज देखा और रस्टिंग हो गई, ठीक है, ऐसा नहीं होता। रस्टिंग को होने के लिए भी कुछ समय लगता है। तो ऐसे केस में आप ये नहीं कहोगे कि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन है, ये भी स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में आती है। फिर होता है इरोजन ऑफ रॉक्स, जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना, आपने, कि सॉइल बनने के लिए वेरियस प्रोसेसेस होती हैं। जैसे जब सुबह के वक्त सूरज बहुत गर्म होता है तो पत्थर गर्म हो जाता है, फिर रात के वक्त जब ठंडा होता है तो ठंडा हो जाता है। इस कंटिन्यूस प्रोसेस की वजह से उनके बीच में टूटने लगते हैं पत्थर, फिर धीरे धीरे माइन्यूट पार्टिकल्स में टूटते हैं, फाइनली सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर आप ये भी देखा होगा कि अगर कहीं कोई छोटा सा गैप होता है पत्थरों के बीच में, मतलब पत्थर केस में, तो वहाँ पे अगर मान लेते कभी कोई रूट अगर घुस जाए तो रूट की ग्रोथ होती है, फिर रूट प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से वो टूट जाता है। खैर, ये सारी चीज़ें मैंने भी ज्योग्राफी में 8-9 में देखी थी। तो ये फिर उसकी वजह से सॉइल बनता है, और ये वो प्रोसेस नहीं है जो रातों रात हो जाए, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये जो होता है और उससे जो सॉइल बनती है बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, इसको लगता है वक्त। ये ऐसा नहीं है कि फट 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 हो गई, इसको लगता है वक्त। तो ये भी बेसिकली आप लोगों की कैसी रिएक्शन में आती है? ये स्लो रिएक्शन में आती है ना। ये भी कौन से कैटेगरी में आ जाएगी? आप लोगों के स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आ गई। ओके, नेक्स्ट में अगर हम लोग मूव करें नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो देखो क्या है, अल्कोहल इज फॉर्म बाय मिक्सिंग ईस्ट इन ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। खैर, ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा स्लो तो आप इसको नहीं बोल सकते, खैर, बट ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन भी नहीं होती, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इसको स्लो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन भी नहीं है, बराबर, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं। जैसे तुमने देखा होगा, अगर किसी के घर में ढोकला बन रहा है, इडली बन रही है, तो उसके लिए, या फिर कोई भी साउथ इंडियन फूड अगर लेट से बन रहा है, तो ये जो साउथ इंडियन फूड बनते हैं, इसको बनाने के लिए आप क्या करते हो, जो भी आपका चावल दाल का मिक्सचर होता है ना, इस चावल दाल के मिक्सचर को आप पीस कर धूप वूप में आई थिंक रख देते हो, और धूप वूप में रखने के बाद क्या हो जाता है बताओ? फिर वहाँ पर धूप में जैसे ही आप रखते हो, वहाँ पर कुछ देर बाद उसमें खमीर उड़ जाता है, फर्मेंट हो जाता है। तो यही सेम फर्मेंटेशन वाली जो प्रोसेस है
आपके अल्कोहल बनाने में भी हम यूज़ करते हैं, यही सेम प्रोसेस, यही सेम, ठीक है, बराबर यही सेम प्रोसेस हम लोग फर्मेंटेशन की अल्कोहल बनाने में भी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसके लिए जो ये अल्कोहल बनता है, इसको तुम ये नहीं कहोगे कि बहुत फास्ट रिएक्शन है या बहुत स्लो रिएक्शन है, ठीक है, ये फास्ट और स्लो के बीच की रिएक्शन है। मतलब मैं इसको अगर रेट करूँ तो ये मॉडरेट है, इसको होने में बहुत साल भी नहीं लग जाते, बहुत कम समय, मतलब इंस्टेंटेनियसली भी नहीं हो जाता, थोड़ा सा वक्त लगता है इसको, ठीक है। अच्छा, एफरवेसेंस इज फॉर्म्ड ऑन एडिंग बेकिंग सोडा इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड। देखो खैर तुम्हारे घर में एसिड के होने की संभावना तो कम है, वो तो लैब्स में होता है, बट खैर फिर भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आज घर में बेकिंग सोडा लेना, सभी के घर में बेकिंग सोडा होता है, आई डोंट थिंक ऐसा कोई घर होगा जिसमें बेकिंग सोडा ना हो, और नहीं हो यार तो खरीद लेना किराने की दुकान से 5 रुपये का, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या करना, नींबू का रस निचोड़ देना, है ना, नींबू काटना और नींबू का रस निचोड़ देना। जब आप नींबू का रस निचोड़ोगे ना तो आप देखोगे कि बेकिंग सोडा के पास से बहुत छोटे 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 बबल्स निकल कर आ रहे हैं। दैट छोटे छोटे बबल्स, दैट बबल्स ऑफ गैस बबल्स आर नोन एज आप लोगों का एफरवेसेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एफरवेसेंस बनते हैं ना, ये बहुत ही इंस्टेंटेनियसली बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने नींबू का रस मिलाया अभी और एफरवेसेंस बन रहे हैं कल, ऐसा नहीं होता, ये इंस्टेंटेनियसली बनते हैं, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। ओके, नेक्स्ट में आ जाओ। अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अगर H2SO4 के बीच में और BaCl2 के बीच में, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का मतलब तो यही होता है ना, BaCl2, सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है H2SO4। अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवाएं तो प्रोडक्ट बनता है आप लोगों का BaSO4 प्लस HCl। तो ये जो BaSO4 होता है ना, ये वाइट कलर की PPT, ये फास्टली बनती है कि स्लोली बनती है, बताओ। तो ऑब्वियस है कि ये रिएक्शन भी आप लोगों की फास्ट में होती है। तो देखो इस तरीके से आप लोगों को मे बी क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ लिया जाए कि इसी क्वेश्चन को फास्ट और आप स्लो में क्लासिफाई करो। तो ये तुम्हारी आज की मार्किंग का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तुम लोगों का क्वेश्चन है और आपको ये इस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस दी थी, ठीक है। और उसके बाद उनमें फास्ट स्लो आप लोगों को ये चीज़ करनी है, ठीक है। चलो अब आगे। अब इसके बाद हम लोगों को ये बात करनी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्या कोई रिएक्शन ज़िंदगी भर फास्ट ही रहेगी कि कोई रिएक्शन ज़िंदगी भर स्लो रहेगी, ऐसा है क्या? तो देखो होता क्या है, हर रिएक्शन के होने के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट किया जाए कि तुम एक अच्छी पढ़ाई करोगे, तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एटलीस्ट वो सब तो तुम्हारे पेरेंट्स को और तुम्हारे टीचर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। तब हम तुमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि हाँ करके हमारी जो रिएक्शन है वो, या हम जो पढ़ाई करेंगे वो अच्छे से करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि गर्मी के सीज़न में जब दूध से हम लोगों को दही बनाना हो तब हमको क्या हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। बट जब यही दूध से दही हम लोगों को ठंडी के वक्त बनाना हो तो टाइम लगता है। जैसे स्प्राउट्स के साथ भी आप ये बात कर सकते हो, जो हम लोग स्प्राउट्स मतलब जो मोठ होती है या हरी मूंग होती है उससे जो अंकुरित करते हैं उसको, तो गर्मी के सीज़न में देखना वो बहुत जल्दी अंकुरित हो जाती है, ठीक है। और ठंडी के सीज़न में उसको अंकुरित होने में वक्त लगता है, बराबर उसको क्या लगता है, वक्त लगता है। तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाता है, ये समझ में आता है कि यार अंकुरित तो हो रही है, ठंडी में भी अंकुरित हो रही है, गर्मी में भी अंकुरित हो रही है, बट स्पीड उसकी चेंज हो रही है, जल्दी उसका जो रेट है काम होने का वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब रिएक्शन के होने की जो रेट है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती होगी, ऑब्वियस है। तो व्हाट आर दोज फैक्टर्स, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर लिखना है। अब देखो अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाए तो 1 मार्क के लिए तुम्हें सिर्फ नाम लिखने हैं,
मतलब कैसे लिखोगे, पहले हेडिंग क्या लिखोगे, द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, इस तरीके से हेडिंग लिखना। फिर उस हेडिंग के बाद लिखना पॉइंट नंबर ए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर बी, साइज ऑफ, मतलब ये जितनी भी ब्लैक कलर की हेडिंग दिख रही है, ये पूरी ब्लैक कलर की हेडिंग तुमको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए लिख देनी है। टोटल कितनी है, 5 हेडिंग्स है। ठीक है, पाँचों की पाँचों लिख देना। बट अगर यही क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इन हेडिंग को एक्सप्लेन करना है, वन लाइन में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 बार लिखोगे। पहली बार अगर 1 मार्क्स के लिए पूछा गया तो मैंने जितना बताया उतना, फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 3 यही सेम क्वेश्चन लिखोगे, बट इसका आंसर अभी 3 to 4 मार्क्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, और जो पहली लाइन मैंने आपको बताई कि द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, वो भी वैसी की वैसी रहेगी। अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहली आपने सब कुछ लिख दिया, ABCDE जितने भी इसके हेडिंग थी। फिर अब एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहले वो इंट्रोडक्शन वाली लाइन लिखना। कौन सी लाइन, द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। फिर उसके बाद वो 5 फैक्टर्स है टोटल, पाँचों फैक्टर्स को लिख देना, सिर्फ उनकी हेडिंग। उसके बाद अब हम लोग एक एक हेडिंग को एक्सप्लेन करेंगे। अब वापस से ऐसा स्टार बना के उस हेडिंग का नाम लिखना। ठीक है, जो भी हेडिंग है, और अब हम उसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। ऐसे करते हैं 5 बार। अब देखो, एक्सप्लेन करने का ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा पैराग्राफ उठाकर छाप दिया। हमें 1 वर्ड में बात ख़त्म करनी है, ज़्यादा बकवास नहीं करनी। ठीक है, चलो, तो ऐसे केस में क्या करें, इस बारे में बात कैसे करें। चलो, सबसे पहले तो हम लोग साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट की मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद नेचर में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जब साइज वाले पार्टिकल को एक्सप्लेन करोगे तो वहाँ क्या लिखना कि द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल टेकिंग, यहाँ से लिखना स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये साइज वाले के हेडिंग के अंतर्गत है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1। अच्छा, और उसके बाद इसी का पॉइंट नंबर 2 में लिखना है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जो मैं मार्क करा रही हूँ ना येलो चीज़ से, ये लिखना कि द CO2 एफरवेसेंस इज फॉर्म स्लोली की स्पेलिंग गलत है बुक में, ठीक कर लेना, वाई लेटर फार, ये आपका एग्जाम्पल। तो इस तरीके से साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट के को हमने एक्सप्लेन कर दिया, ख़त्म। बस एक पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेनेशन डन। इतना लंबा प्रवचन नहीं लिखने का। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर आते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे हम लोगों को ये लिखना है, ये आपका कंसंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। ठीक है, बस ये ना रुको, इसको भी ऐसा मत लिखो, इसको ऐसा लिखो कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अच्छा, और उसमें आप बात आती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि आज बेकिंग सोडा में नींबू डाल के देखना, तो तुम्हें ना थोड़ा ज़्यादा नींबू डालना पड़ेगा, नींबू का रस, तो जाके तुम्हें एफरवेसेंस दिखेंगी। बट अगर नींबू, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है ना, अगर तुम्हारे पास कोई HCl HNO3 टाइप का कोई एसिड होता तो तुम्हें जल्दी एफरवेसेंस दिखती। ठीक है, ठीक है, और इसमें अब हम लिखेंगे कैसे, खैर इस चीज़ को, अब वाला एग्जाम्पल भी तुम चाहो तो लिख सकते हो, बट हम लोग जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है हम उसी को लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विद CaCO3। ठीक है, एंड देयर बाय CaCO3, ये पूरा का पूरा, ये जितना मार्क हो रहा है ना, ये पूरा, इसलिए CaCO3 डिसअपियर धीरे धीरे जाएगा और CO2 धीरे धीरे बनेगा, है ना। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन कंसनट्रेटेड HCl के साथ की होती तो जल्दी जल्दी होता और CO3 भी जल्दी डिसअपियर होता। ये जितना मैंने येलो मार्क किया ये पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल में आएगा। नेक्स्ट हेडिंग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों की, कौन सी वाली, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। 2 मिनट रुको। हेलो, ओके, आप पहुंच गए? ठीक,
चलो कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा गैप आ गया। नेक्स्ट चीज़ होती है आपके टेम्परेचर। तो देखो ये तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, बट मैं तुम्हें बताऊं ऐसा नहीं होता है। ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिनको हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, उनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर को लेकर तुम ऐसा नहीं कह सकते कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिर अब क्या करें? तो ऐसे में तुम्हारी बुक में लेकिन सिर्फ उतना ही लिखा है कि जो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ता है, तो हम लोग भी उतना ही लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में हमको ऑब्वियस है कि एग्जाम्पल लिखना है। अब देखो एग्जाम्पल ना बहुत ही सिंपल लिखो जो तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक याद रहे, ठीक है, जो तुम्हें एग्ज़ाम के दिन तक याद रहे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम वो जो एग्ज़ाम्पल था ना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, कि गर्मी के सीज़न में बहुत जल्दी हो जाता है बट विंटर के सीज़न में जल्दी नहीं होता है, ये वाला एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखो जो कि ऊपर था, ठीक है। ये कहाँ था वो एग्ज़ाम्पल? ये देखो ऊपर था कि ड्यूरिंग विंटर लॉन्ग टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, वाइल एट हायर टेम्परेचर ड्यूरिंग समर द रेट इंक्रीजेज एंड कर्ड इज फॉर्म्ड अर्ली। अपनी लैंग्वेज में इसको लिखो, ठीक है, वो लिखो जो आसानी से याद हो। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, ई पॉइंट हम समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। KClO3 को कहते हैं पोटाशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं इसको? पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम इसीलिए कहा क्योंकि K है, और क्लोरेट इसीलिए कहा क्योंकि ClO3 निगेटिव। इसकी वजह से आगे जब तुम 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हें ये पोटाशियम क्लोरेट बहुत हेल्प करने वाला है। खैर, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दिख रहा है यहाँ पे ये ट्राइंगल बना है, मतलब हीट है। इस ट्राइंगल का मतलब होता है हीट। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? ये आप लोगों की थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो पहली बात तो इसको ऐसे लिखना, कंसीडर के बाद ये पूरी की पूरी रिएक्शन लिख देना, ऐसी की ऐसी, बराबर। अच्छा, और उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइन में इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद टू लिबरेट O2 गैस इंक्रीजेस, ठीक है। बस इतना, ख़त्म। ये इतना लिखकर बात ख़त्म करना, ठीक है, बस ख़त्म। अच्छा, वेरी गुड। तो ये हमने इतने पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। अब नेचर ऑफ रिएक्टेंट को हमको एक्सप्लेन करना है। खैर, तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट को हम एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से करेंगे। नेचर और रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये होगा आपका पॉइंट नंबर 1। मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। बस खत्म। और इसमें एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम चाहो तो दे सकते हो कि सोडियम इज सो रिएक्टिव, ठीक है, देयरफॉर इट इज़ केप्ट अंडर कैरोसिन, राइट, बट कैल्शियम्स और क्या नाम है मैग्नीशियम आर नॉट नीड टू बी, उनको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आज की मार्किंग का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा जाएगा डिफाइन कैटलिस्ट। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में डिफाइन कैटलिस्ट पूछेगा तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है इसको लिखोगे। अब जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको चीज़ों को डिफाइन करना है विथ एग्जाम्पल। तो विथ एग्जाम्पल जब आप डिफाइन करने जाओगे तो ये जो ऊपर की रिएक्शन दिख रही है ना, इसी रिएक्शन को आप वापस लिखना। कैसे? आप लिखना कंसीडर 2 times of KClO3 heat 2 times of KCl plus 3 times of O2 in this reaction MnO2, इसे क्या कहते हैं? मैंगनीज डाइऑक्साइड इज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल एटलीस्ट तुम्हें कैटलिस्ट का पता होना चाहिए। खैर, जो ये डू यू नो वाले फैक्ट्स हैं इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको मार्क नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के पर्पज़ के लिए होता है, तो तुम इसको पढ़ के रख सकते हो। नेक्स्ट मार्किंग की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो कैसा है, आपको डिफाइन आना चाहिए दोनों का कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बराबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब आना चाहिए आपको।
और इसको भी मत लर्न करो, ठीक है, इसको भी मत लर्न करो। ये डू यू नो फैक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको मत पढ़ो। अच्छा, लेकिन ओवरऑल डिफाइन आने के अलावा क्वेश्चन को देखते बराबर कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब मैंने ऑलरेडी सिखाई हूँ और तुमको आ भी गया है। तुम लोगों ने मुझे इसकी कॉपी चेकिंग भी करवाई है ना इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, तो ये तुमको आता भी है। तो अभी हम लोग सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए रट्टा मारने के लिए, है ना। अच्छा, और उसके बाद देखो रिडक्शन को अगर डिफाइन करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है रिडक्शन की, आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी डिफाइन कर सकते हो। तो अगर डिफाइन रिडक्शन बोला जाए तो इन दोनों में से जो डेफिनेशन आपको लिखनी है आप वो डेफिनेशन लिख कर याद रख सकते हो। बट कॉपी में जब तुम लिखोगे डिफाइन तो दोनों लिखोगे और दोनों के बीच में और लिख दोगे, बट लर्न करते वक्त तुम अपनी चॉइस से क्या कर सकते हो, कोई एक लर्न कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और कोई भी एक एग्जाम्पल रिडक्शन का, जो एग्जाम्पल तुम्हें अच्छा लगता है, जो मैंने पढ़ाया, जो टेक्स्ट बुक में है, जैसे कि मान लेते हैं यही फिलहाल एक एग्जाम्पल रिडक्शन का है, आप इसको भी लिख सकते हो, है ना। तो एक एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया हम लोगों का, 4 हो गया, नहीं 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट, ये आप लोगों की नेक्स्ट डिफाइन है। तो ये जो मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ ना, ये आप लोगों की रिड्यूसिंग एजेंट का डिफाइन। तो क्वेश्चन लिखना डिफाइन रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, और ये येलो कलर से जो मार्क किया है ये तुम लोगों का आंसर बन जाएगा। अब एग्जाम्पल भी लिखना है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल जब आप लिखोगे तो इसी चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना और इसी के नीचे लिख देना हियर आप लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट। बोलिए कौन है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट? कौन है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट है H2। अब जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार रिड्यूसिंग एजेंट H2 कैसे हो सकता है, उन लोगों ने इस चैप्टर में हो सकता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ा हो क्या होता है, बट उनको केमिस्ट्री वाइज, ठीक है, साइंस वाइज उसका मीनिंग नहीं पता है। इसके लिए उनको क्लासेस को वापस से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने रट्टा मारा है, जिन्होंने नहीं मारा उनको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ? 6 की तरफ, नहीं 7 की तरफ। 7 किधर है? 7 में देखो ये आते हैं। ये हो गई आप लोगों की ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, डिफाइन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी 2 डेफिनेशंस हैं। यहाँ से यहाँ तक ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये बेसिकली दूसरी डेफिनेशन है। तो आप दोनों डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से स्टेटमेंट बनाकर लिखोगे। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और द रिएक्शन इन विच, है ना, क्या रिएक्टेंट लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और कोई भी एक एग्जाम्पल, बट लर्न करते वक्त इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना। लर्न करते वक्त आप क्या कर लेना, आप इनमें से कोई एक लर्न कर लेना। चाहो तो दोनों कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। वैसे बेटर है दोनों ही करो। क्या भरोसा कभी किसी टीचर ने ऐसा पूछ लिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन के टर्म्स में डिफाइन करो, तो फिर ऐसे में दोनों याद होना बहुत ज़रूरी है। खैर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट रिएक्शन को आप आगे जाके कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर है, आप वहाँ पे भी देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपनी जब आज सारी मार्किंग ख़त्म हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जब सारी मार्किंग ख़त्म हो जाएगी आज की क्लास की, तो एक हेडिंग देना नोट, उस नोट में ये रिएक्शन लिखने का, ठीक है। इस नोट में ये रिएक्शन लिखना, और मैं अभी कहूँ तो जब तक वो चैप्टर हमारा नहीं हुआ है कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, इस रिएक्शन को आप रट के रखो, रिमेंबर करके रखो, ठीक है, जब तक हम उस चैप्टर में नहीं पहुँचे। जब उस चैप्टर में पहुंच जाएंगे तब मैं आपको सिखा दूंगी कि ये रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसके लिखने की ट्रिक क्या है। कल को अगर ये सामने की चीज़ चेंज हो गई तो क्या हम लोग प्रोडक्ट नहीं लिख पाएंगे? तो हम लिख लेंगे प्रोडक्ट, चाहे ये सामने कुछ भी दे दिया जाए, हम सब लिख लेंगे। लेकिन तब तक का वेट करो, भी वाले चैप्टर में सिखाऊंगी ना मैं, जब तक इसको आप याद करके रखो, ठीक है। अच्छा, और जब नोट लिखोगे, नोट में इसको लिखने के बाद ये भी लिखना कि यहाँ पे पोटेशियम, ये K2Cr2O7 है ना, इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं इसको। पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर, ये ऐसा लिखना।
अच्छा, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफाइन आएगा क्वेश्चन नंबर 8, उसको डिफाइन करो। तो डिफाइन ये करना, ये येलो कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये केमिकल सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन बाय मेकिंग ऑक्सीजन अवेलेबल आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रही बात एग्जाम्पल की, तो यही जो ऊपर मैंने ब्लू कलर से रिएक्शन मार्क कराई है ना सॉरी, इसी रिएक्शन को लिख देना और नीचे लिख देना K2Cr2O7/H2SO4। ये आप लोगों का क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यूज़ योर ब्रेन पावर में आते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए कौन से ऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद बोल रहा है वाइस पोटेशियम परमैंगनेट इज़ यूज ड्यूरिंग क्लींजिंग ऑफ वाटर टैंक। अब ये किस लिए कब यूज़ किया जाता है, ये सारे सवाल वो तुमसे पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो पहले वाले में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोगों को पीने का पानी, ठीक है, प्यूरिफाई करना है तो आप क्या करोगे। तुम्हें शायद पता होगा कि घरों में एक फिटकरी नामक एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, आई थिंक शायद पता हो। अगर नहीं पता है तो आज घर में पूछ लेना कि ये फिटकरी आखिर किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। बट खैर, यहाँ पे फिटकरी हम लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को फिटकरी वाला वर्ड नहीं लिखना है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जवाब लिखेंगे O3 यानी कि ओजोन। अब मैडम आपने फिटकरी छोड़ के ओजोन क्यों लिखा, क्योंकि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, बेसिकली ये इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऊपर वाले पैराग्राफ में कहीं पर भी फिटकरी वाले वर्ड का नाम नहीं था, इसीलिए मैंने फिटकरी नहीं लिखा। अदरवाइज फिटकरी इज़ ऑल्सो यूज्ड, बट फिटकरी बहुत ही लो लेवल पर, लो लेवल मतलब घरेलू उपयोग के लिए होता है। अगर कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारा पानी आता है और बहुत सारे पानी को अगर आपको क्या कहते हैं फ़िल्टर करना है, तो ऐसे केस में आप फिटकरी का ऑब्वियस है कि यूज़ नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि वाई, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ ये नोट्स कॉपी में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम क्यों यूज़ करते हैं क्लीनिंग वाटर पर्पस के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं पॉइंट टू पॉइंट आंसर करूँगी, ज़्यादा लंबी लंबी बकवास नहीं, ठीक है। उतनी ज़्यादा लंबी लंबी बकवास सुनने का तुम लोगों के पास वक्त भी नहीं है। उसमें पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला हम लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 KMnO4। अब मैंने KMnO4 लिखा है, डजंट मीन्स कि तुम भी KMnO4 लिखोगे। तुमको KMnO4 नहीं लिखना है, तुमको पूरा नाम लिखने का है, ठीक है। ये क्या करना, KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड, KMnO4 ऑक्सीडाइज्ड, आयरन यानी कि Fe, मैंगनीज यानी कि Mn, और H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड बराबर, ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर। ये इन सभी को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, अगर वो वाटर में मौजूद हो तो, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 2, इट ऑल्सो किल्स, ये भी लिखोगे कि वो और क्या करता है, मार भी डालता है। तो यहाँ लिखेंगे इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया एंड फंजाई इफ प्रेजेंट। जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये क्या कर देता है, मार डालता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली पानी को क्लीन करता है, एक तो खुद मार भी देगा और उसके अलावा ये उस पानी के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, जैसे Fe मौजूद है ना, आपका Mn मौजूद है, और उसके अलावा अगर मान लेते हैं H2S मौजूद है, उनको वो क्या कर सकता है, आप लोगों का ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करने से फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि ये जब ऑक्सीडाइज नहीं हुए थे, ठीक है, जब ये ऑक्सीडाइज नहीं हुए थे तब ये आपके लिए ज़्यादा हार्मफुल थे, और ऑक्सीडाइज होने के बाद इनकी जो हार्मफुलनेस है वो कम हो गई, ठीक है। बस इतना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखोगे नेम सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो इसमें देखो आपको ये लिखना है, जो मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ ना, ये K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का दिखता है, KMnO4 पर्पल कलर का दिखता है, पर्पल पिंक कह सकते हो, और ओजोन। ये आप लोगों के कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। खैर, और ये भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन डू यू नो से देखो
उतने ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, इसीलिए इस पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी। व्हाट इज़ नेसेंट ऑक्सीजन, ये आपको पूछ लिया जाएगा, व्हाट इज़ नेसेंट ऑक्सीजन। तो अगर व्हाट इज़ नेसेंट ऑक्सीजन पूछा जाए तो ये लिखोगे, इट इज़ द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ये सिंबल, खत्म। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। बाकी डू यू नो में उतना अपना मुंडी हमें डालने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उसके अलावा ये भारी भरकम देखो रिएक्शंस हैं, है ना, ये भारी भरकम रिएक्शंस हैं। क्या ये भारी भरकम रिएक्शंस तुम्हारे किसी काम की है ना, इसको अभी बिल्कुल मत करो, ठीक है। हाँ, लेकिन अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई। हम लोग ये देखो, डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत है। कई लोग डेफिनेशन, ट्यूशन, इसकी स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये गलत स्पेलिंग है। डेफिनेशन नहीं होता है, बोलते वक्त डेफिनेशन होता है, बट डेफिनेशन होता है NI। खैर, अभी ऑक्सीडेशन की 2 डेफिनेशंस तो आपके पास पहले से थी, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन, इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, बट नाउ ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन आ गई, ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन के टर्म में। तो जहाँ पे तुमने डेफिनेशन लिखी है ना किसकी, ऑक्सीडेशन की, ठीक है, उसी के नीचे और डाल के एक और तीसरी डेफिनेशन लिखो ये, और इस डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल क्या लिखोगे, ये वाला एग्जाम्पल लिखना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में है ना, तो ये वाला इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, और ये क्वेश्चन मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी मैं तुम लोगों को आगे कार्बन एंड कंपाउंड्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो फिर। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन इन विच वनस्पति घी इज फॉर्म फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। मैंने पढ़ाते वक्त तो ये चीज़ सिखाई है खैर, कि वनस्पति घी से आप जो वेजिटेबल ऑयल वगैरह बनाते हो कौन सी रिएक्शन होती है। ये आप लोगों की एक रिडक्शन रिएक्शन है बस। तो ये तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा, कौन सा चल रहा था 12, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सिर्फ रिडक्शन, उसमें ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाना, क्यों रिडक्शन, कैसे रिडक्शन, वैसे पढ़ाते वक्त की चीज़ बताई है, बट खैर फिर भी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको रेडॉक्स को डिफाइन करना है, डिफाइन रेडॉक्स, ठीक है। तो रेडॉक्स को कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे तो रेडॉक्स की डेफिनेशन लिखी नहीं है क्या, एक मिनट मेरे को देखने दो, ठीक है। हाँ लिखिए, ऐसा लिखना है इसको, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रेडॉक्स। वो लिख लेना, इज कॉल्ड रेडॉक्स। उसके बाद ये लिखना पॉइंट नंबर 2 में, और पॉइंट नंबर 3 में कोई एक आधी एग्जाम्पल दे देना। अब इन दोनों में से तुम कोई भी एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। ये पॉइंट नंबर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी नोट्स कॉपी में। रिएक्शन दी हुई है, आपको रिडक्टेंट ऑक्सीडेंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये लिखना है, अगर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर 18 इसको कहोगे, इस चीज़ को, कि राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्म, अच्छा नहीं, हाँ ये लिख सकते हो, Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट होने की रिएक्शन लिखो, ऐसे लिखेंगे। Fe2+ से Fe3+ में गए, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज़ किया, तो लूज़ किया मतलब प्रोडक्ट साइड में लिखना, गेन किया मतलब रिएक्टेंट साइड में लिखना, ये ऐसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखोगे, डिफाइन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने ऊपर बताया ना कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे लिखना, सॉरी, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है, बस इतना। और रिएक्शन एग्जाम्पल क्या दोगे, तो उल्टा कर देना कि Fe3+ था प्लस इलेक्ट्रॉन इधर एरो करके Fe2+, बस उल्टा कर दो, फिर डन हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, ये वाली चीज़ रहने दो, खैर। और उसके अलावा इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है दैट इज़ कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इसकी मार्किंग भी अभी कराई तो जा सकती है,